Next skeleton is exoskeleton. What is exoskeleton? An exoskeleton is a hardened outer covering to which internal muscles are attached, and the exoskeleton is inert and non-living. It is secreted by ectoderm in animal cells. तो एक्सोस्केलेटन बाहर की जाने मौजूद होता है, बाहर की सतह पर होता है, तो इस वजह से ये डेड होता है, इनर्ट है, और इसके ही साथ इंटरनल मसल्स मतलब बॉडी के जो मसल्स हैं वो बाहर से इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये सिक्रीट हो रहा होता है बाय द एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। एक्सोस्केलेटन की लेयर्स की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, एक्सोस्केलेटन एक हार्ड मटेरियल है और इंसेक्ट्स की बॉडी पे जो मौजूद होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को एक तो उसकी बॉडी वाटर प्रूफ भी हो जाती है, चमकीली होती है, और वो हार्ड होती है, और उनके अंदर की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। बेसिकली इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि प्रोक्यूटिकल अंदर की लेयर होती है। प्रोक्यूटिकल फर्दर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल से मिलके बनती है। तो सबसे पहले मैं एपिक्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन की तरफ हम आ जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में वैक्सी लिपोप्रोटीन है, जो इसकी सतह को वाटरप्रूफ बना देते हैं, और इसके अलावा बैरियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी ये बैरियर के तौर पे काम करता है। प्रोक्यूटिकल की बात करें तो प्रोक्यूटिकल ज़्यादा बल्कि पोर्शन है एक्सोस्केलेटन का, और इसके अंदर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर काइटन मौजूद है, और काइटन जैसा कि फंगस की वॉल में मौजूद होता है, और इसी यही काइटन इनकी वॉल में भी मौजूद होता है। ये काइटन एक सब्सटेंस है, और ये टफ़ पॉलीसेकेराइड है, जिसकी वजह से इस एक्सोस्केलेटन को एक टफ़ और लेदरी अपीयरेंस मिलती है। इसके अलावा बहुत से प्रोटीन्स हैं, वो भी इसकी कंपोजिशन में शामिल होते हैं। इसके अलावा ये प्रोक्यूटिकल फर्दर मजबूत की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। अब स्क्लेरोटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन डिपॉजिट किया जा रहा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। स्क्लेरोटिड प्लेट्स मौजूद हैं जो बहुत मजबूत दिखाई दे रही हैं बाकी बाकी पार्ट से बॉडी के। तो ये स्क्लेरोटाइजेशन है, जिसके नतीजे में जो एक्सोस्केलेटन है वो फर्दर हार्डन हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी सब्सटेंस है जो फर्दर इनमें इम्प्रेगनेट किया जा रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक्सोस्केलेटन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं एक्सोस्केलेटन की। इसमें जो पहली एग्जांपल है वो शेल्स ऑफ मोलस्कन्स है, फाइलम मोलस्का से ये बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर जो बायोवाल्विया हैं और इसी तरह गैस्ट्रोपोडा में जो स्नेल्स आ जाती हैं, उनके शेल्स एक्सोस्केलेटन्स हैं, और उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से उनके शेल्स जो हैं वो फर्दर हार्डन हो जाते हैं। अगर लैंड स्नेल्स की बात की जाए तो उनका एज़ कम्पेयर टू बायोवाल्व शेल वो लाइटर वेट होता है, और इनके अंदर रिंग्स नज़र आ रहे होते हैं, ग्रोथ रिंग्स, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो ये शेल भी उन्हीं के उसके साइज़ के साथ बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर रिंग्स की अपीयरेंस होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये एक लास्ट 3rd डायग्राम में ऑयस्टर का शेल दिखाया है, और इसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स 3rd ईयर में जो एनुअल रिंग्स बने हैं ये उनकी डिपिक्शन है। और बायोवाल्विया को आपको फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है, और अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको अंदर की सतह भी नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी ब्राइट है। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन की तरफ, और इसी के साथ ही हम इसकी एडेप्टेशन भी देखेंगे। तो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन के टाइप्स की तरफ आते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज है वो मूवेबल जॉइंट्स पर नजर आती है, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज तो बेसिकली अंदर ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इलास्टिक होती है, तो जिसकी वजह से जब उनकी बॉडी मूव ऑफ द ईयर्स एंड एपिग्लॉटिस पर उन्होंने बहुत से जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो इसी की मॉडिफिकेशन ही से पॉसिबल होता है।
सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है वो एक्सोस्केलेटन की वो है रिजेस एंड बार्स बनाना, जिसकी वजह से वो ऐसी अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं कि जो अंदर बॉडी के मसल्स हैं वो इसके बॉडी इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हो सकें ताकि उनकी मूवमेंट भी हो सके। सेकेंड इज़ दैट दिस एक्सोस्केलेटन आर थिन एंड सॉफ्ट एंड फ्लैक्सिबल एट सम पॉइंट्स, लाइक जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप लेग्स की अगर बात करें इंसेक्ट्स की तो उनमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना लेते हैं। और तो ये भी उनका एक अडेप्टिव फीचर है कि वो फास्ट क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, फ्लाइंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ जाता है इट फॉर्म सेंसरी रिसेप्टर्स कॉल्ड सेंसिला दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स एंड लेंसेज एंड एंटीनाज। तो ये इनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इनके ब्रिसल्स भी होते हैं, एंटीनाज भी हैं, और लेंसेज जो बेसिकली इनकी आइज़ हैं वो लेंस है, और वो भी एक्सोस्केलेटन ही की फॉर्मेशन होती है। इट ऑल्सो परमिट द गैसियस एक्सचेंज, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ट्रैकियल सिस्टम है बाकायदा इनके अंदर जो अलाउ कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज को। और इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन है वो उन्हें एनिमीज़ से भी बचाता है, ड्राई इन्वायरमेंट से भी बचाता है, और इट ऑल्सो प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, ये कुछ डायग्राम शेयर की गई हैं फॉर मसल अटैचमेंट, जॉइंट फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, सेंसरी ऑर्गन्स, गैसियस एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन फ्रॉम ड्राइंग। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। बेसिकली एक्सोस्केलेटन जहाँ एक तरफ तो एडवांटेज दे रहा है इंसेक्ट्स को, इतने ज़्यादा हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है कि वो उनकी ग्रोथ में हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज़म ने अपना साइज़ बड़ा करना है, ग्रो करनी है, तो उसके नतीजे में जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो तो डेड सेल्स का बना है, वो साथ ग्रो नहीं करता, तो इसलिए उस एक्सोस्केलेटन को स्प्लिट करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, शेड करना पड़ता है, ताकि उसके बाद नया बड़ा एक्सोस्केलेटन आ सके। तो इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्टिंग का नाम दिया जाता है। इट इज़ द शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली एंड रीप्लेसिंग इट विद अ लार्जर न्यू वन टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ एनिमल। तो बेसिकली ये उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रहा होता है, और ये पीरियडिकली शेड किया जाता है किसी एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद, जब ऑर्गेनिज़म ने अपना साइज़ इंक्रीज़ करना होता है, तो तब वो अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड कर देता है और उसको रिप्लेस कर देता है विद न्यू वन। स्टेप्स ऑफ एक्डाइसिस की तरफ हम आ जाते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एंजाइम्स को सिक्रीट किया जाता है, और ये एंजाइम्स हाइपोडर्मिस को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द ओल्ड एक्सोस्केलेटन, और उसके बाद ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट हो जाता है और उसके अंदर पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड स्टेप में न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और फोर्थ स्टेप में जो प्रोड्यूस हुआ न्यू एक्सोस्केलेटन है उसको हार्डन किया जाता है बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको डायग्राम में स्टेप्स में दिखाया गया है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, हाइपोडर्मिस वो लेयर है जो बेस पर मौजूद है, और उसके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, और उनसे मोल्टिंग जेल रिलीज़ होता है जो इसकी ओल्ड एक्सोस्केलेटन की शेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये मोल्टिंग जेल जो है ये सेपरेट कर देता है ओल्ड एक्सोस्केलेटन को फ्रॉम द हाइपोडर्मिस, और जैसे ही और उसके बाद न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और ये मोल्टिंग जेल आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, ये जैसे जैसे नीचे न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल बनती जा रही है, ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, और ये ऊपर उसको जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसको ख़त्म करता जा रहा है। तो ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड हो जाएगा, उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे और वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और एंड इट इज़ देन रिप्लेस्ड बाय द new epicuticle and procuticle. Lastly, at the fourth stage, this new procuticle and epicuticle will be further hardened by the deposition of calcium carbonate. तो इस पूरे अरसे के दौरान जो ये पूरी हार्डनिंग प्रोसेस है, इसके दौरान जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें ख़तरा होता है अपने प्रेडेटर से, तो वो अपने आप को छुपाए रखते हैं किसी भी प्लेस में, और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो वो वापस अपनी दोबारा अपने नॉर्मल एक्टिविटी पर आ जाते हैं। और ये तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है ये हार्मोन एक्टाइसन से कंट्रोल किया जा रहा होता है, और उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है।
एंडोस्केलेटन की तरफ हम आ जाते हैं। एंडोस्केलेटन में बेसिकली 2 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इसमें लिविंग सेल्स होते हैं। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, बोन में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और ये जो लिविंग सेल्स हैं ये प्रोटीन, जिसको कोलेजन प्रोटीन का नाम दिया जाता है, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़। बोन की अगर हम बात करें तो बोन कार्टिलेज की निस्बत ज़्यादा रिजिड है और इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। इसकी आउटर शेल कॉम्पैक्ट बोन कहलाती है और जो इनर शेल होता है, इनर मोस्ट जो बोन है वो स्पॉन्जी बोन कहलाती है। कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा भारी है, स्ट्रॉन्ग है और उसी के साथ ही मसल्स अटैच होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है वो लाइट होती है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, जबकि इस कॉम्पैक्ट बोन में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। इसके अलावा बोन मैरो भी स्पॉन्जी बोन में मौजूद होती है, जहाँ पर ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली ब्लड सेल्स बनते ही बोन मैरो के अंदर हैं। हम बोन सेल्स टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। कहीं जगहों पर आप 4 टाइप्स भी देखेंगे और बेसिकली वैसे 4 टाइप्स ही हैं, आपकी बुक में 3 टाइप्स हैं, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है वो है बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैच्योर बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं और बोन डिसॉल्विंग सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट का नाम दिया जाता है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी हैं जो स्टेम सेल्स हैं और बेसिकली वही ऑस्टियोजेनिक सेल्स बाद में ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं। यही ऑस्टियोब्लास्ट बाद में फर्दर मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली वो सेल्स हैं जब कार्टिलेज रीप्लेस हो रही होती है बाय द बोन, तो तब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कार्टिलेज को रीप्लेस कर देते हैं बाय द न्यू बोन सेल्स। तो इस वजह से इन सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, बोन मतलब बोन डिसॉल्विंग सेल्स। बोन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? जैसे ही जब फ़ीटस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है और उसके बाद ही वो फ़ीटस चाइल्डहुड में एंड देन एडोलेसेंस में आता है, तो बोन भी उसके अंदर कंटिन्यूसली मजबूत हो रही होती है। तो बोन सबसे पहले जो एक बच्चे के अंदर जो अभी बॉन्ड भी नहीं हुआ, उसके अंदर बोन जो है वो तमाम की तमाम कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज नरम हड्डी है, आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेज जो है ये इसको ऑस्टियोक्लास्ट डिज़ोल्व करते जाते हैं और उसके बाद उसको रीप्लेस करते जाते हैं विद ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट जैसे जैसे बोन बढ़ती जाएगी, यही ऑस्टियोब्लास्ट अपने अंदर फर्दर हार्डनिंग करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑस्टियोसाइट्स बन जाएंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये कार्टिलेज जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो रही है और यही कार्टिलेज जो है बढ़ती जा रही है और बढ़ने के बाद चाइल्डहुड में ये कार्टिलेज रीप्लेस हो गई है बाय बोन और एडोलेसेंस में यही बोन जो है, यही कार्टिलेज जो है, सिर्फ कार्टिलेज पूरी जो कार्टिलेज थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ कार्टिलेज ग्रोथ प्लेट्स तक रह गई हैं और दरमियान में ये तमाम जो कार्टिलेज थी इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्टर है और लाइटर होती है देन बोन और ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही की टाइप है और ज़्यादातर ये कार्टिलेज देखने में आती है जहाँ पर 2 बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, मींस जॉइंट्स पर, वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होती है। इसके अलावा कार्टिलेज नोज़ और एक्सटर्नल ईयर में भी मौजूद होती है। जैसे आप नोज़ जो है वो सॉफ्ट पोर्शन होता है, इसी तरह ईयर भी जो है वो एक सॉफ्ट बोन है, तो इसको कार्टिलेज कहते हैं। इस कार्टिलेज के लिविंग सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और ये जो मैट्रिक्स है कोलेजन मैट्रिक्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, जबकि बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो ये भी मेन डिफरेंस है कार्टिलेज का बोन से। कार्टिलेज के टाइप्स की तरफ आते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज है वो मूवेबल जॉइंट्स पर नज़र आती है, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज जिसके अंदर ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इलास्टिक होती है, वो एक्सटर्नल पिनी ऑफ द ईयर्स एंड एपिग्लॉटिस पर नज़र आती है। Now let's discuss some questions. What is hydrostatic skeleton? Give example. What is exoskeleton? गिव द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड आर्थ्रोपोड्स। ये भी आपको स्लाइड से मिल जाएगा, बुक से भी आप इसको याद कर सकते हैं पॉइंट्स बना के। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्डाइसिस? व्हाट इज़ मोल्टिंग? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज?
very important difference. What are the types of bone cells? Give their names. What is an endoskeleton? What are the function of skeleton? And how does the CMON maintain its upright structure? इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जस्ट एज ए सैम्पल के तौर पर मैंने दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप बना सकते हैं।